डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? हमने फर्स्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था। आज हम इसका नया टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ बोहर्स एटॉमिक मॉडल एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल। लेट्स स्टार्ट नाउ। Niels Bohr was a Danish physicist who proposed this atomic model in 1912. His model was based on Planck quantum theory. He explained the spectrum formed by the hydrogen atom, and for this purpose he was awarded Nobel Prize in 1922. Let's discuss the postulates of Bohr's atomic model. According to Bohr's, electron revolve around the nucleus in fixed orbit. ये फिगर में आप देख रहे हैं कि एक एटम की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस है और लाइंस शो कर रही हैं एक डेफिनेट पाथवे। ये पाथवे वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इस पाथवे को हम ऑर्बिट या शेल बोलते हैं, ठीक है। और रेड कलर्स के जो डॉट्स हैं वो जाहिर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो अकॉर्डिंग टू बोहर, the electron revolves around the nucleus in definite pathway known as shell or orbit, and their energy is quantized. It means the energy of electron in a definite orbit is quantized. Quantized means same, definite, it doesn't change, ठीक है। ये इनकी जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा तो उनकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। These electron, whenever they are in their orbits, they revolve around the nucleus. They neither emit or absorb the energy. ना जब तक जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट पे रहेगा वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। Whenever electron absorbs some energy, it does not remain in its orbit. It will jump to another orbit. यानी आप देखें कि रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करता है, बट इन केस ऑफ बोहर दिस डजंट हैपन, ठीक है। बोहर की यही सक्सेस थी कि उसने इस बात को एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी को एमिट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर अब आप देखें कि ये जो शेल्स हैं इनको हम एक डेफिनेट नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। n इज़ इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट शेल को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को 2, थर्ड को मतलब थर्ड के लिए जो है वो 3 एंड सो ऑन। इन शेल्स में जब तक इलेक्ट्रॉन रहेगा वो अपनी एनर्जी लूज़ नहीं करेगा। अगर हम इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी देते हैं, यानी एटम को हम हीट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो अपने ऑर्बिट में नहीं रहेगा, इट विल जंप टू हायर ऑर्बिट। हायर ऑर्बिट मतलब वो सेकंड ऑर्बिट में जा सकता है या थर्ड ऑर्बिट में जा सकता है। स्टूडेंट्स, आपको ये बात भी अच्छी तरह से याद रखनी है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता है, यानी ऑर्बिट जो हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते चले जाते हैं, तो उनकी एनर्जी भी बढ़ती चली जाती है। ये इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक एरो हेड है, वो जाहिर कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है या ऑर्बिट की जो एनर्जी है ये इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और इसको कुछ वैल्यूज़ मतलब सपोज वैल्यूज़ मैंने दी हुई हैं। जैसे सपोज करें कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो 10 है, सेकंड में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 20 है, थर्ड में 30 है, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पे, ताकि आप इजीली इस बात को अंडरस्टैंड कर सकें। अब आपके सामने क्या है, एक एटम का मॉडल है जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस है और आप देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। ये डिफरेंट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स हैं। अब अगर इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रहता है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती जब तक वो अपने फिक्स ऑर्बिट में है, ठीक है। और ये इस बात को भी एक्सप्लेन कर रहा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट इज़ क्वांटाइज्ड, यानी ये वो डेफिनेट है, वो चेंज नहीं हो रही। अब अगर हम एटम को हीट अप करते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो अपने वाले ऑर्बिट में नहीं रहेगा, वो उस ऑर्बिट में जाएगा जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की हुई है। सपोज़ उसको एक इलेक्ट्रॉन है जो फर्स्ट वाले ऑर्बिट में है, सपोज़ करें, ठीक है।
अब और उस ऑर्बिट में उसकी एनर्जी कितनी है 10, हमने इसी इलेक्ट्रॉन को 10 और एनर्जी दे दी, तो वो किस ऑर्बिट में जाएगा 20 वाले में, ठीक है। अगर हम इसको ये जो फर्स्ट वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था इसको 20 एनर्जी देते हैं तो वो कहाँ जाएगा 30 वाले में, ठीक है। तो जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा वो अपने रेलिवेंट जो है वो अपने से ऊपर जो रेलिवेंट एनर्जी का शेल है वहाँ पर मूव करेगा, वहाँ पर जंप करेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है अपने हर ऑर्बिट में तो ये अनस्टेबल कंडीशन होती है, इसे हम कहते हैं एक्साइटेड एटम, ठीक है। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने अपने शेल्स में होते हैं तो सिस्टम स्टेबल होता है और इस कंडीशन को, एटम की इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब अगर हम किसी एटम को हीट अप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हर ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं और दिस स्टेट इज़ कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम। अब इलेक्ट्रॉन हैज़ टू कम बैक टू इट्स ओन ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन वापस आएगा ही। अब जब ये वापस आएगा तो जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की होगी इट हैज़ टू लूज़ दैट एनर्जी, ठीक है। मतलब आपने जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन था जिसकी एनर्जी 10 थी उसको आपने 20 एनर्जी दी, ठीक है, वो कहाँ चला गया थर्ड वाले ऑर्बिट में। अब यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो गया, तो जब ये वापस आएगा तो एनर्जी जो है वो लूज़ करेगा। कितनी एनर्जी लूज़ करेगा, आप दोनों को माइनस कर दे, दोनों ऑर्बिट को, यानी आप जो है वो 3 वाले E3 देखें आप, इधर इक्वेशन लिखी हुई है E3 माइनस E1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। इट कम्स टू बी 20 एनर्जी जो है जब एक्साइट किया हुआ इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिटल से या थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो ये 20 एनर्जी रिलीज़ करेगा। ये सपोज्ड वैल्यूज़ हैं, ठीक है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा, अब अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो 20 वाले ऑर्बिट में गया था तो इसने 10 एनर्जी एब्जॉर्ब की थी और जब वो वापस आएगा तो वो 10 ही एनर्जी लूज़ करेगा, ठीक है। अब ये जो एनर्जी का लॉस्ट होता है ना, एनर्जी का लॉस होता है ये इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस होता है, लाइट, डेफिनेट रेडिएशन, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की लाइट की सूरत में होता है, ठीक है। तो आप अब इनमें से मुझे ये बताएं कि जो इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से या थर्ड ऑर्बिट से 1 में आया है उसकी एनर्जी उसने ज़्यादा एनर्जी लूज़ की है या जो सेकंड से 1 में, तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट में आया है तो उसने ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब भी की थी और ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ भी की है। तो स्टूडेंट्स, आपने प्लैंक क्वांटम थ्योरी में ये बात पढ़ी थी कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ठीक है। यानी रेडिएशन की जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही एनर्जी होगी, या हम कह सकते हैं कि जितनी एनर्जी की रेडिएशन एमिट हो रही है उनकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही होगी, ठीक है। तो ये इक्वेशंस आपने प्लैंक क्वांटम थ्योरी में पढ़ी थी, तो इसी प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे बेस करता है बोहर्स का मॉडल, ठीक है। इसमें आप ये देखें E इज़ इक्वल टू HF, और H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, E एनर्जी और F फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं, पहली बात मैं इसे रिपीट कर देती हूँ कि जब भी जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट में स्टे करेगा तो वो एनर्जी उसकी क्वांटाइज्ड होगी, फिक्स्ड होगी, ठीक है ना, वो एनर्जी एमिट नहीं करेगा। जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन तो वो अपने हर ऑर्बिट में जंप करेगा और ऑन रिटर्न it will lose energy, and energy is lost in the form of radiation of definite frequency. The frequency of radiation depends upon the energy difference between two orbit, ठीक है। तो इस बात से आपको ये जो आपके सामने लिखा हुआ है E2 माइनस E1, ये क्या था कि इलेक्ट्रॉन जब सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो जितनी उसने एब्जॉर्ब की हुई है दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर उतनी ही वो लूज़ करेगा और उतनी ही एनर्जी की रेडिएशन एमिट होगी। ये आप वेवी सी लाइन देख रही हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही है फोटोन को, फोटोन ऑफ लाइट को, ठीक है। फोटोन ऑफ लाइट जो है वो डिपेंड करता है दोनों ऑर्बिट के एनर्जी के डिफरेंस के
पे, ठीक है। तो इस बात की आई होप कि आपने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब अगर इसी चीज़ को हम मतलब एक्सप्लेन कर दें इस तरह से कि E2 माइनस E1 ये क्या है, डिफरेंस इन एनर्जी। डिफरेंस इन एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, डेल्टा E। अगर हम इसी चीज़ को रिप्लेस करते हैं डेल्टा E से, डेल्टा E इज़ इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक हो गया। और ये किसके इक्वल है, HF के। HF आपने कहाँ से लिया, ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी थी, E इज़ इक्वल टू HF, ठीक है। तो डेल्टा E की E की जगह मैंने क्या पुट किया है, डेल्टा E। डेल्टा E क्या था, डिफरेंस इन एनर्जी इन टू आर्बिट्स, जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा दो आर्बिट्स में एनर्जी का डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट होंगी, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट जो है वो रदरफोर्ड का इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर आर्बिट से लोअर आर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी रिलीज़ करता है, और जब वो कोई इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो लोअर आर्बिट से हायर की तरफ मूव करता है, और एनर्जी एमिट हो या एब्जॉर्ब हो वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन होती है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा E से, और विच इज़ इक्वल टू HF। F इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पोस्टुलेट हम डिस्कस करते हैं वो ये है कि इलेक्ट्रॉन आप जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। आपने फिज़िक्स में शायद ये बात पढ़ा हो, मोमेंटम। मोमेंटम 9th क्लास या 10th क्लास की फ़िज़िक्स में आपने पढ़ा हो। What is momentum? Momentum is a quantity which involves the mass and velocity of that thing। मतलब कोई भी जो मूविंग बॉडी है ना, उसके मोमेंटम का अगर हम जिक्र करते हैं तो वो क्या होगा, mv। m इज़ द मैस। सपोज कर ले एक बॉल है, बॉल मूव कर रहा है, अगर हम बॉल की वेलोसिटी को उसके मैस से मल्टीप्लाई करें तो दिस इज़ मोमेंटम ऑफ दैट बॉल, ठीक है। और अगर कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, सर्कुलर मोशन एग्जिबिट कर रही है, तो फिर हमें जो मोमेंटम में रेडियस के फैक्टर को भी इन्वॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अब आप देखें कि हम कंसीडर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो राउंड शेप में है, और इलेक्ट्रॉन्स जो एटम जो है वो राउंड शेप में है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के राउंड, ठीक है। तो फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन जितने डिस्टेंस पे होता है न्यूक्लियस के, ठीक है, उस डिस्टेंस को हम रेडियस कंसीडर करते हैं। तो आप देखें कि अगर हम चाहते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पता हो तो वो कैसे किस तरह से, कौन सी क्वांटिटीज़ को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का मास, इसकी वेलोसिटी और रेडियस एट दैट डिस्टेंस where it was moving around the nucleus। यानी जितने डिस्टेंस पे कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के राउंड मूव कर रहा है वो डिस्टेंस रेडियस होगा, और इलेक्ट्रॉन का जब हम मोमेंटम फाइंड करेंगे वो होगा mvr, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आपको ये जो mvr है इसकी समझ आ गई है। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी, और r रेडियस यानी डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये बोहर ये पोस्टुलेट करता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है वो जो है वो भी डेफिनेट है, ठीक है, और वो डेफिनेट है और इंटीग्रल मल्टीपल है ऑफ दिस फैक्टर h/2 पाई। h प्लैंक कांस्टेंट है और 2 पाई क्या है, 2 पाई जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और साथ ही साथ में अब ये h/2 पाई क्या है, इसका सिंपल वर्ड्स में आपको मैं समझा देती हूँ। इनके बोहर के कहने का मकसद ये है कि इलेक्ट्रॉन जब भी रिवॉल्व करेगा तो वो और उसका मोमेंटम, या वो ऐसे आर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका मोमेंटम h/2 पाई का मल्टीपल हो, ठीक है। यानी या तो, और ये n क्या है, क्वांटम नंबर, और क्वांटम नंबर क्या है, नंबर ऑफ शेल, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे शेल में मूव करेगा जो कि फ्रैक्शन में नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन या तो 1 आर्बिट में मूव करेगा या 2 में करेगा या 3 में करेगा, ठीक है। ये इस तरह से मूव नहीं करेगा
कि 1.5 डेढ़, जैसे डेढ़ हम आम ज़बान में कहते हैं ना कि ये डेढ़ है, कोई चीज़ ढाई है, ठीक है, या 3.5 है या 3.25 है, ठीक है। तो इस तरह का कोई जो कॉन्सेप्ट है ना वो ऑर्बिटल्स या एटम में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस बात को हम कहते हैं इंटीगर्स होना, यानी फुल नंबर, ठीक है। फुल नंबर इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में मूव करेगा जो ऑर्बिट फुल वैल्यू शो करेगा, ठीक है। और मल्टीपल का क्या मतलब है? मल्टीपल का मतलब ये है कि ये जो फैक्टर है h/2π, ठीक है, तो इसका मल्टीपल मतलब अगर ये 1 है तो इसका फिर नेक्स्ट मल्टीपल होगा 2, उससे नेक्स्ट होगा 3, उससे नेक्स्ट होगा 4, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स उन ऑर्बिट में मूव करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम यानी mvr इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फैक्टर h/2π, ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि आपने इस बात को समझ लिया होगा, और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लिमिटेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक इसलिए मैंने साथ में ला दिया है कि मतलब शॉर्ट करने के लिए ना, वो बोहर्स का एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ लिया, साथ ही ये एक ही दिन में आप दोनों टॉपिक लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि बोहर्स ने की बहुत ज़्यादा ये मॉडल जो था बहुत सी बातों को एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन कुछ इसमें डिफेक्ट्स भी थे। बोहर ने जो इस मॉडल के अकॉर्डिंगली अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो बोहर ने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे एटम जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है उनके स्पेक्ट्रम को इजीली एक्सप्लेन कर दिया था। अब यहाँ पर आइंस आपके सामने है, H ही पॉजिटिव आइन, इसका क्या मतलब है? हीलियम में वैसे तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। +1 का क्या मतलब है? एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से लिथियम +2 का क्या मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं और फिर टोटल इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसने लूज़ कर दिया और एक बाकी रह गया, यानी ये भी हाइड्रोजन जैसा हो गया। और बेरिलियम है, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इसने लूज़ कर दिए हैं, तो इट मीन्स के इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लाइक हाइड्रोजन एटम। तो इस तरह के जो भी एटम हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है उन सब से बनने वाले स्पेक्ट्रम को बोहर का मॉडल जो है वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं रदरफोर्ड के केस में। आपने थोड़ा सा स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी किया था और आपने ये मैंने तब भी थोड़ा ब्रीफ किया था कि स्पेक्ट्रम क्या होता है? बैंड ऑफ लाइट, यानी एक ऐसा बैंड जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइंस होती है। आपने रदरफोर्ड के केस में ये डिस्कस किया था। रदरफोर्ड कहता था कि एटम से जो स्पेक्ट्रम उसके अकॉर्डिंगली एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। ये आप देखिए फिगर में आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी नज़र आ रहा है और लाइन स्पेक्ट्रम भी नज़र आ रहा है। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंगली एटम का जो एटम से जब लाइट एमिट होती है और उससे जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो एटम से जब लाइट एमिट होती है तो उसका स्पेक्ट्रम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। इस बात को बोहर्स का एटॉमिक मॉडल अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है, लेकिन कुछ फिर बाद में फर्दर स्टडीज़ से ये बात सामने आई कि जो लाइंस हमें स्पेक्ट्रम में नज़र आती हैं, ठीक है, वो सिर्फ इसी तक कन्फाइंड नहीं है। मतलब ये जो अगर आपको ब्राइट लाइन स्पेक्ट्रम वाली वो देखें, उस पर फोकस करें, इसमें आपको डिफरेंट लाइंस नज़र आ रही हैं, जैसे ब्लू कलर की, जैसे ये पिंक से कलर की और ये ग्रीन से कलर की लाइन, ठीक है। ये जो बेसिक लाइंस हैं इनको तो जो है वो बोहर एक्सप्लेन करता है इन लाइंस की फॉर्मेशन को, लेकिन अगर हम इन लाइंस को, ये लाइंस के अंदर भी और ज़्यादा लाइंस होती हैं, यानी आप समझ लें कि ये जो एक लाइन है ना, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, यानी ये एक ही लाइट नहीं है, इसके अंदर और भी ज़्यादा लाइट्स हैं, यानी और भी लाइंस हैं। इस बात को हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम या एटम। तो फाइन स्ट्रक्चर को जो है ना वो बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। तो ये आप जब स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी इतना ही मेरा ख्याल है, इसी से ही आपको समझ आ गई होगी।
अच्छा, अब ये क्या है, यही वाली एक लाइन, ये ग्रीन लाइन है, ये देखें, ये सपोज कर लें ये जो ब्राइट लाइन स्पेक्ट्रम में ग्रीन लाइन है ना, ये ले ली, यही मैं अपनी बात को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अगर इसी लाइन को, ये लाइन कैसे मिली हमें, जब इलेक्ट्रॉन ने अपने से हर आर्बिट में जंप किया, एनर्जी एब्जॉर्ब की, और जब वापस अपने आर्बिट में आया तो एनर्जी जो है वो रेडिएट की, एमिट की, ठीक है। तो जो एनर्जी एमिट की वो एक लाइट की सूरत में हमें मिली, ठीक है। वो लाइट सपोज कर लेंगे ये ग्रीन लाइट थी, ये येलोस या ग्रीनिश शेड में है, ये लाइट थी। अब ये लाइन यानी वो रेडिएशंस हैं जो कि इलेक्ट्रॉन अपनी ट्रांजिशन के दौरान एमिट करता है। अब इस लाइन को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो इस लाइन के अंदर भी 3 तरह की रेडिएशंस हैं, यानी 3 लाइन से मिलके ये एक लाइन बनी हुई है। ये लाइन क्या है, रेडिएशन, ठीक है। एक लाइन में 3 लाइंस हैं, तो इसका क्या मतलब है कि एक रेडिएशंस के अंदर भी करीब वाली फ्रीक्वेंसी की लाइट मौजूद है, यानी 3 छोटी बहुत स्मॉलर डिफरेंस से 3 रेडिएशंस हैं जिनसे मिलके एक रेडिएशन हमें नज़र आ रही है, एक कलर, ठीक है, लेकिन एक्चुअली उसमें 3 कलर्स हैं। अब इस फिनोमिना को हम कहते हैं ज़ीमन इफ़ेक्ट, यानी हम जब स्पेक्ट्रल लाइन को या हम एटम को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और एटम के बनने वाले स्पेक्ट्रम से जो लाइंस हमें मिलती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में और ज़्यादा लाइंस हमें नज़र आ रही होती हैं। अब ये जो फर्दर लाइंस हमें नज़र आ रही हैं ना, ये बात बोहर एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, इस बात को हम ज़ीमन इफ़ेक्ट कहते हैं। इसी तरह से इसी बात को हम डिस्कस करते हैं स्टार्क्स इफ़ेक्ट में। स्टार्क इफ़ेक्ट और ये ज़ीमन इफ़ेक्ट में फ़र्क क्या है कि अगर हम स्पेक्ट्रल लाइंस को, ये जो आपके सामने स्पेक्ट्रम है, ठीक है, एक लाइन वाला, अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें और लाइन की स्प्लिटिंग हो, यानी फर्दर लाइंस हमें अपीयर होती हुई नज़र आए, तो दिस इफेक्ट इज़ कॉल्ड ज़ीमन इफेक्ट। बट अगर एटम वाज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर भी ये लाइंस अपीयर हो रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से, तो दिस इफेक्ट इज़ कॉल्ड स्टार्क्स इफेक्ट। एंड बोहर does not explain the Zeeman effects and Stark's effect. Zeeman effects को इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक लाइन थी, ये लाइन क्या बार बार आपको बता रही हूँ, ये लाइन रिप्रेजेंट करिए रेडिएशन को। रेडिएशन कौन सी, जो इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लो में मूव करता है तब, और उसी एटम को जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो एक लाइन 3 लाइनों में डिवाइडेड हुई हुई। अब ये कैसे बनी 3 लाइन्स, बोहर ने एक्सप्लेन तो कर दिया कि ये जो फर्स्ट लाइन थी ये कैसे हमें मिली है, ये फर्स्ट रेडिएशन, ये जो रेडिएशन है ये कैसे हमें मिली, इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा था हायर ऑर्बिट से लो में, ये हमें मिल गई। लेकिन ये इसके अंदर 3 तरह की रेडिएशन है, ये बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और इसी तरह से इसी चीज़ को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक लाइन थी और वो उसके अंदर बहुत सी लाइन्स होती हैं, ये स्टार्क्स इफेक्ट भी, स्टार्क्स इफेक्ट को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि फिगर में आपको लग रहा है कि छोटा सा डॉट था, एक छोटी सी लाइन थी और उसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइंस हैं, ये बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मोर ओवर स्टूडेंट्स, बोहर ने जो अपना एटम का मॉडल पेश किया था वो फ्लैट था, ठीक है, यानी बोहर ये प्रपोज करता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, एक ही प्लेन में। But later on, Sommerfeld was a scientist who proposed in 1915 that atomic model is not flat, but it is 3-dimensional. 3-dimensional model है और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं एलिप्टिकल वे से, ठीक है। एलिप्टिकल वे क्या होता है, ये जो आपके सामने एग लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है ना, एग लाइक शेल, दिस इज़ एलिप्टिकल शेप, बहुत वो थिन एग की सूरत है। तो इस तरह से 3 डायमेंशन में मूव करते हैं, यानी एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जी एक्सिस में। तो ओवरऑल देखने में तो वो एटम राउंड शेप का लगता है, लेकिन अगर हम उसकी मूवमेंट स्टडी करें तो एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो वो वाई में भी या जी में भी इस तरह से भी मूव कर सकता है, ठीक है। तो और न्यूक्लियस जो है वो एक साइड पर मौजूद होता है।
तो इस तरह से जो बोहर्स का एटॉमिक मॉडल फ्लैट था, बट अकॉर्डिंग टू समरफील्ड द एटॉमिक मॉडल is 3-dimensional. That's all about structure of Bohr's atomic model. Thank you.